किस जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है? कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल, जो जितने भी हैं चूहे से लेके हाथी तक, ये रेबीज फैला सकते हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधे, घोड़े, सियार, लोमड़ी, इन सब से बीमारी हो सकती है। इसमें डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भी ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट कैसा दिया जाना है। हाँ, डॉक्टर्स के इसमें वर्कशॉप किए जाते हैं। कई बार हम लोग सीएमई करते हैं, इसमें लेक्चर्स देते हैं। मैंने काफ़ी इसमें लेक्चर लिए हुए हैं डॉक्टर्स की मीटिंग्स में। एक सवाल ये भी आता है कि जब डॉग बाइट हो जाए या कोई और जानवर काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि घर में मान लीजिए कई बार हॉस्पिटल दूर होता है या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा सकते। कोई इंटीरियर में कोई व्यक्ति है, किसी गांव में है जहां से हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो जो फर्स्ट काम करना चाहिए, पहला जो प्रयास होना चाहिए इस बीमारी के रोकने के लिए, बाइट के एनिमल बाइट अगर मैं कहूँ उसके बाद। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जनता को सबसे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। अगर कोई भी एनिमल बाइट होता है डॉग से या कैट से, तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो पानी और साबुन से धोने का करना चाहिए उस जगह पर। नमस्कार, मैं शरद द प्रेस हिंदी के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम द प्रेस हिंदी पर एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर हम और आप लगातार चिंतित रहते हैं। एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर समय पर इलाज ना हुआ तो फिर उससे मौत लगभग तय है। ख़ास बात यह है कि इस बीमारी की वजह हमारे और आपके आसपास लगातार मौजूद रहती है और उसकी रोकथाम को लेकर आम नागरिक से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक चिंतित रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेबीज़ की, एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। इन्हीं सवालों को और इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम इस इंटरव्यू में एक ख़ास शख्सियत से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार रेबीज़ से कैसे बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी के बारे में आपको बता दूं कि उनसे इस विषय पर बातचीत करने की जो ख़ास वजह है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और जयरोग हॉस्पिटल्स में पूर्व अधीक्षक रह चुके हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि उन्होंने रेबीज़ पर एक बहुत रिसर्चपूर्ण किताब लिखी है जिसका शीर्षक अ हैंडबुक ऑफ रेबीज़ रहा है। तो अगर ये किताब आपने पढ़ी है या आप तक पहुंची है तो बहुत बेहतर है, नहीं पहुंची है या नहीं पढ़ी है तो उसकी जानकारी, उसके प्रमुख बिंदुओं पर आज हम खुद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो रेबीज़ है वो क्या है और इस रेबीज़ से एक आम व्यक्ति को कितना डरना ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। रेबीज़ एक वायरस से होने वाली बीमारी है। सामान्यतः जानवरों में होती है, लेकिन किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल में हो सकती है और ये बीमारी, इससे 100% बचाव संभव है। लेकिन एक बार बीमारी हो जाए तो फिर ये लाइलाज होती है, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। तो मृत्यु फिर होती है इसमें, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। 100% बचाव संभव है। बहुत सुरक्षित टीके इसके उपलब्ध हैं और अगर वो समय पर लगा दिए जाएं तो बचाव हो जाता है। ये जानकारी सभी को होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बड़ी दुखद होती है, दुखदाई होती है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, और एक राष्ट्र का भी एक नुकसान ही होता है। अच्छा सर, ये सवाल रहता है कि रेबीज़ आखिरकार किस वजह से हो सकता है? किस जानवर के काटने से रेबीज़ हो सकता है? कुत्ते के बारे में तो आमतौर पर सभी जानते हैं। ये कहा जाता है कि बिल्ली से भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि गाय या घोड़े की वजह से भी रेबीज़ हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। शरद जी, मैंने जैसा अभी कहा कि कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल, जो जितने भी हैं चूहे से लेके हाथी तक, ये रेबीज फैला सकते हैं।
तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधे, घोड़े, सियार, लोमड़ी, इन सब से बीमारी हो सकती है। तो कुत्ता चूँकि हमारे समाज में हर जगह मौजूद है, बिल्लियाँ हर जगह मौजूद हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं, लगभग 98% केसेस कुत्ते की वजह से होते हैं, बाकी कुछ जंगली जानवर या अन्य जानवरों की वजह से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है इसको रेबीज को फैलाने में कुत्ते और बिल्लियों का है। हमारे यहाँ बिल्लियाँ कम पाली जाती हैं, विदेशों में बिल्लियाँ ज़्यादा पाली जाती हैं। हमारे यहाँ कुत्ता घर घर में आपको मिल जाएगा, अंदर नहीं मिलेगा तो बाहर सड़क पर मिल जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमको सबसे ज़्यादा अपने रिसोर्सेज खर्च करना चाहिए, पूरा उसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हमने 98% कंट्रोल कर लिया तो रेबीज से मौतें बंद हो जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जो मानवता की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है और मानवता की रक्षा के लिए ज़रूरी है, और ये बहुत आसानी से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक बात ये भी आती है कि जो कुत्ते हैं उनके काटने से अगर वो पैर में काटते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिन में जो उसके सिम्टम्स हैं या ये कहते हैं कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर चेहरे पे काटते हैं तो बहुत जल्दी खतरा रहता है कैजुअल्टी होने की या बीमारी के फैलने की। ये कितना सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच है जो कहा गया कि पैर में काटें, यानी दिमाग से जो ये असल में इसका वायरस नर्व के थ्रू ट्रेवल करता है। हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू ये ट्रेवल करता है। इसका अल्टीमेट टारगेट जो होता है वायरस का ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है। तो जितना दिमाग से दूर काटता है वो वहाँ तक पहुँचने में उतना समय ज़्यादा मिल जाता है, तो बचाव ज़्यादा संभव होता है, आसान होता है। और जब ब्रेन के पास में काटेगा, चेहरे पे काटेगा, या नर्वस सिस्टम, हमारे हाथों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है नर्व का सिस्टम, तो वो ट्रैवल जल्दी करता है वायरस, क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करता है। इसलिए ये इसका क्लासिफिकेशन भी है, WHO ने दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है रेबीज़ को, मुख्य रूप से। जो रेबीज़ के बजाय हम उसको एनिमल बाइट कहें, एनिमल बाइट को 3 कैटेगरीज में बांटा है उन्होंने। एक तो जैसे कैटेगरी 1 होती है जिसमें केवल डॉग या जो भी पेट एनिमल है या कोई एनिमल है, जंगली जानवर भी है, वो टच में आता है, हमारे हाथ फेर लिया हमने या उसके कुछ किया तो वो टच हो गया, लेकिन हमारी स्किन कटी फटी नहीं है तो हमें कोई खतरा नहीं है, उसका सलाइवा हमारे शरीर में अंदर नहीं गया है। एक होता है जैसे कहीं शरीर में कटा फटा है और उसने उसको लिक कर लिया, चाट लिया, सलाइवा हमारे अंदर जाने की संभावना हो गई। सलाइवा यानी थूक के थ्रू ही वायरस हमारे बॉडी में अंदर जाता है, तो ये कैटेगरी 2 में आ गया। और ट्रांसडर्मल बाइट जिसको हम कहते हैं, जिसमें ब्लड आता है, सामान्य भाषा में कहें तो ब्लड अगर ऊपर आ गया है या हमारी स्किन डीपली कट गई है, मल्टीपल बाइट्स हैं, कई जगह ज़्यादा काटा हुआ है, तो ये कैटेगरी 3 में आता है सामान्य जनता के लिए। हम जो सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ मैं, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बाइट होती है। लेकिन चाहे कैटेगरी 1 में हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपोजर नहीं हुआ उसका, एक तरह से इसका वायरस अंदर नहीं गया है, ना संभावना है जाने की। लेकिन क्योंकि वो टच में आ रहा है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ रहा है वो जानवरों के, तो संभावना हो सकती है। उससे बचने के लिए प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन किया जाता है। 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, 0, 7 और 21 डे के हिसाब से। ये काम एक योग्य चिकित्सक यानी क्वालिफाइड चिकित्सक के देखरेख में ही होना चाहिए, क्योंकि टीके अगर पोटेंट नहीं हैं, वो सही कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, सही मात्रा में नहीं लगाए गए, सही रूट से नहीं लगाए गए, सही जगह पर नहीं लगाए गए, तो प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, और इससे हम इसका उसको व्यक्ति को हम सुरक्षित कर सकते हैं प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन से। कैटेगरी 2 में फिर हम जो वैक्सीनेशन करते हैं
वो इंट्राडर्मल अगर करते हैं तो 2 साइड पर लगाए जाते हैं अलग अलग, और 4 बार बुलाते हैं हम, 0, 3, 7 और 28 डे। ये इंट्राडर्मल का शेड्यूल है। और एक इंट्रामस्कुलर का शेड्यूल होता है, उसमें हम लगाते हैं 0, 3, 7 के बाद 14 और 28, 5 इंजेक्शन लगते हैं उसमें। लेकिन ये इसमें काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है। कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि चिकित्सक भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्लूटियल रीजन में वो यानी ये कूल्हे में इंजेक्शन लगा देते हैं। कूल्हे में इंजेक्शन उतना प्रभावी नहीं होता, ये डेल्टॉइड में लगना चाहिए, इधर कंधे के में लगाए जाने चाहिए इंजेक्शन। वो इसलिए ज़रूरी है कि कूल्हे में मांस जो फैट का कंटेंट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसका वैक्सीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, और जब वैक्सीन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्रोटेक्शन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति इंजेक्शन लगवाने के बाद भी सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ पे फैट नहीं होता ज़्यादा, उसकी वजह से सीधा तेज़ी से काम करता है वो, और व्यक्ति को सुरक्षा पूरी मिलती है और जल्दी मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि इसमें डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स को भी ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट कैसा दिया जाना है। हाँ, डॉक्टर्स के इसमें वर्कशॉप किए जाते हैं। कई बार हम लोग CME करते हैं, इसमें लेक्चर्स देते हैं। मैंने काफ़ी इसमें लेक्चर लिए हुए हैं डॉक्टर्स की मीटिंग्स में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के जो CME जिसको हम संक्षेप में कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज होती हैं। उसमें ग्वालियर चंबल डिवीज़न में तो मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं। आगरे में भी बोला है, भोपाल में भी बोल चुका हूँ पहले, काफ़ी समय पहले डॉक्टर्स की मीटिंग में। और ये हम लगातार इस बात में चर्चा करते हैं, और मेडिकल कॉलेज में भी चिकित्सकों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम इसको काफ़ी समझाते हैं, बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताते हैं कि ये मरीज़ है, देखिए ऐसे ऐसे। वहाँ पे क्लिनिक भी होती है, एंटी रेबीज़ क्लिनिक, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्लासेज में भी बताई जाती हैं। और कैटेगरी 2 तक मैंने बताया आपको। कैटेगरी 3 और जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। उसमें जो वैक्सीन होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, और एक पैसिव इम्यूनाइजेशन और होता है जिसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ व्यक्ति को देते हैं जो भी बीमारी उससे संबंधित। तो इसमें रेबीज़ की एंटीबॉडीज़ हम देते हैं इसमें, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं रेबीज़ के, उसको वैक्सीन के साथ साथ देते हैं। कैटेगरी 3 में एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी होगा और पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होगा। दोनों बहुत ज़रूरी हैं, तभी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, अन्यथा व्यक्ति को पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और रेबीज हो सकती है। ये भी जितना जल्दी करेंगे हम उतना प्रभावी होगा। विलम्ब हो गया तो वायरस ट्रैवल कर जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और वैक्सीन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अच्छी क्वालिटी का वैक्सीन हो, पूरी डोज में लगाया जाए, सही जगह पर लगाया जाए और सही रूट से लगाया जाए, और कोल्ड चेन उसकी मेंटेन हो। कोल्ड चेन मतलब उसको सही तापक्रम पर रखना ज़रूरी है। रेबीज़ के जो वैक्सीन होते हैं इनको 4 से 8 डिग्री के बीच में रखना चाहिए। अगर इनको फ्रीज कर दिया आपने, जम गई ये, फ्रीजर में कहीं गलती से चले गए, तो ये प्रभावी नहीं होंगे। उस पर लिखा रहता है रेबीज़ के वैक्सीन पर, डू नॉट फ्रीज। लेकिन कई बार जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के दिमाग उनमें रहता है उनका, और वो फ्रीजर में डाल देते हैं। अगर एक बार जम गया वो तो बेकार, निष्प्रभावी होगा वो वैक्सीन। या वो बाहर रखा रहा, हाई टेम्परेचर पर चला गया 8 से, तो फिर वो प्रभावी नहीं होगा। तो हमको कोल्ड चेन पर भी ध्यान देना है, डोज पर देना है, साइट ऑफ इंजेक्शन पर देना है, पूरी डोज दी जाए, सही समय पर दी जाए, जल्दी दी जाए। जैसे मैंने इंटरवल बताया वैक्सीन का, 0, 3, 7, 14, 28 इंट्रामस्कुलर में, और इंट्राडर्मल में मैंने बताया 0, 3, 7 और 28। 14 वाला डे नहीं है उसमें, इस दिन नहीं देते हैं उसमें। 4 ही इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो 2-2 लगते हैं इसलिए 8 हो जाते हैं वो, लेकिन 4 बार आना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं। साथ ही जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में मैंने बात कही है,
ये पैसिव इम्यूनाइजेशन, पहले इंजेक्शन जो लगते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा, वैक्सीन जो लगेगा उसके 7 डेज के अंदर लगा देना चाहिए, तभी वो उसका यूज़ है, तभी वो प्रभावी होगा। अन्यथा अगर उसके बाद लगाएंगे तो उसका असर नहीं होगा। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन 7 डेज पहले इंजेक्शन की, जैसे आज मैंने पहला इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया, वैक्सीन लगाया, उसके 7 दिन के अंदर हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दें। इसमें रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती हैं, एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं, एनिमल ओरिजिन की भी होती हैं, ह्यूमन ओरिजिन की भी आती हैं। साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, अभी नया एक रिसेंट एडवांसेस हैं ये, वो भी दी जाती हैं। इनकी डोज योग चिकित्सक से कैलकुलेट करा के लगाएं तो 100% हम व्यक्ति को बचा लेंगे। एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दिया हमने, भले ही वो रेबीज से ग्रस्त कुत्ता हो, रेबीज रैबिड डॉग हो, तो भी हम व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। शर्त यही है कि व्यक्ति जल्दी आ जाए, सही समय पे उसको वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, वैक्सीन पोटेंट हो। सर एक सवाल ये भी आता है कि जब डॉग बाइट हो जाए या कोई और जानवर काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि घर में मान लीजिए कई बार हॉस्पिटल दूर होता है या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कोई इंटीरियर में कोई व्यक्ति है, किसी गांव में है जहां से हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो जो फर्स्ट काम करना चाहिए, पहला जो प्रयास होना चाहिए इस बीमारी के रोकने के लिए, बाइट के, एनिमल बाइट अगर मैं कहूँ, उसके बाद? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जनता को सबसे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। अगर कोई भी एनिमल बाइट होता है डॉग से या कैट से, तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो पानी और साबुन से धोने का करना चाहिए उस जगह पे। हमें वहाँ चूना नहीं लगाएं, हल्दी नहीं लगाएं, मिर्ची नहीं लगाएं, कई जगह ये लगाई जाती हैं। हमने देखा है कई लोग शहरों में और देहात में जहाँ जानवर काटता है उस पर चूना, हल्दी, मिर्ची, इस तरह की तेल, ये सब लगा लेते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। उससे वायरस और तेज़ी से फैलता है। तो ये बिल्कुल नहीं करें, पानी साबुन से धोएं उसको। आप कई बार सवाल ये आता है, जैसे आपका साहब साबुन नहीं है तो क्या करें? साबुन नहीं है तो पानी से अच्छे से धो डालें आप। जब आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ साबुन उपलब्ध हो तो साबुन से धो लें आप, ठीक है। फिर लोग पूछते हैं, बोले साहब साबुन कौन सा लें? तो इसके लिए आइडियल साबुन होता है कपड़े धोने वाला साबुन, डिटर्जेंट। क्योंकि डिटर्जेंट जो रेबीज़ वायरस है उसके लिए लीथल इफेक्ट रखता है, यानी उसको मारक क्षमता होती है उसके अंदर। और धोने का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो इसलिए है कि जो किसी भी जानवर का सलाइवा यानी थूक हमारे अंदर जाएगा काटने के दौरान, उसको हम जितना धो देंगे, जितना वॉश ऑफ हो जाएगा वो, उतनी वायरस अंदर रहने की संभावना कम हो जाएगी। जब सलाइवा धुल जाएगा, वायरस भी धुलेगा साथ में, तो संभावना कम होगी। जितना वायरस की क्वांटिटी कम होगी उतनी बीमारी फैलने की संभावना कम होगी। एक इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं हम, जिसमें कि इन्फेक्शस एजेंट बॉडी में आ जाता है, फिर लक्षण जो पैदा होते हैं उसके बीच में जो गैप होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जितना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होगा, बचाव की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम जितना वॉश ऑफ कर लेंगे, इसको पानी साबुन से धो डालेंगे, तो कम से ये रनिंग वाटर में धोना चाहिए, मतलब किसी बर्तन में भरे हुए पानी में धोने से काम नहीं चलेगा। जैसे किसी के हाथ में कोई काट ले अगर मान लीजिए जानवर, तो फिर उसको क्या करें? पहले साबुन लगाएं उसको हाथ पे? हाँ, पहले ऊपर से पानी डालें, या नल हो तो नल के नीचे ले जाएं और ऐसे करके धो डालें। उसको साबुन से ऐसे यूज़ पहले पानी से धो लें, साबुन से धोते जाएं, पानी ऐसे 6-7 बार कम से कम धो डालें उसे। किसी भी पार्ट में जहाँ भी, किसी भी पार्ट में जहाँ भी हो, अच्छे से धो लें। उसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक आपके पास कोई पोवोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन हो वो लगा दें, घर में स्ट्रेट हो वो लगा दें, आफ्टर शेव हो वो लगा दें। एक बार हमने ये भी कहते हैं कि जो अगर ये भी ना स्प्रेट है, ना आपके पास पोवोडीन, आयोडीन है, ना कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, तो ये कहा जाता है कि गांव देहात में भी वो शराब मिल जाती है, दारू जिसको सामान्य भाषा में गांव वाले कहते हैं।
भैया उसी को लगा दो, उसमें स्प्रिट का कंटेंट ज़्यादा रहता है, उसका इस्तेमाल कर लो। तो ऐसे ही एक वहाँ पे एक महिला लेके हमने एक मरीज को कहा कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं हो तो इसमें स्प्रिट लगा देना, ये वो आपके घर में दारू तो रहती है तो आप जो भी आस पड़ोस में काटे तो आप दारू का इस्तेमाल करवा देना, दारू इस्तेमाल कर लें वो उस जगह पे। तो वो कुछ दिन बाद लेके आ गई, बोले साहब मेरे पति रोज़ दारू पी के बैठ जाते हैं। जब उनको समझाते हैं हम कि ये आप क्या कर रहे हो, तो बोले तो अरे भगवान तेरे को नहीं पता, तो डॉक्टर साहब ने तेरे सामने ही तो कहा था दारू का इस्तेमाल करना। फिर हमने उसको समझाया भाई कि ये दारू का इस्तेमाल काटी हुई जगह पे करना है, पीने में नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे वाक़े होते हैं वहाँ पे। तो एंटीसेप्टिक लगाएं। पट्टी इसमें अमूमन नहीं बांधी जाती है क्योंकि एनारोबिक कंडीशन, इसमें वायरस तेज़ी से फैलता है, तो पट्टी नहीं की जाती। बहुत ज़रूरी होती है तो पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट उस जगह पर डाला, धोने के बाद में वो डालते हैं पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट, उसके बाद उसको पट्टी थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। अन्यथा मक्खियाँ जो होती हैं उनसे बचाने के लिए पतले कपड़े से आप ढक सकते हैं, बांधे नहीं लेकिन, और ऐसा कपड़ा हो जिससे हवा अंदर जाती रहे। टाँके अक्सर नहीं लगाए जाते हैं लेकिन कई बार। सर यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि ये तो घर की प्रोसेस हो गई कि आपको बाइट हुई, एनिमल बाइट हुई, किसी को, बच्चे को या किसी बड़े को, जिसको भी हुई है, तो ये प्रिकॉशन आप घर में कर लें। फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं अब तो बस हो गया, अब नहीं जाना है डॉक्टर के पास? नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये नीम हकीम इसमें पूरा प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। कई बार हमने देखा है गांव देहात में या कई जगह शहरों में भी वो इंजेक्शन कम लगा देते हैं। हमने पूछा भाई कम क्यों लगा देते हो? हम लोगों ने स्टडी की थी सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस पे, उसमें कई जगह देखा ये डोज कम कर देते हैं डॉक्टर्स। हाँ, जो आरएमपी मतलब नीम हकीम डॉक्टर हैं वो। अरे बोले सर पूरी इंजेक्शन लगाएंगे तो दर्द ज़्यादा होगा, कम लगाएंगे तो दर्द कम होगा। भैया तो जब पूरा इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो पूरा प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, कम से कम MBBS डॉक्टर, उसके पास जाएं। और वैक्सीनेशन नहीं होगा तो प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। योग्य चिकित्सक की सलाह के हिसाब से एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन जो भी ज़रूरी है वो करवाएं। टाँके ज़रूरी होंगे तो वो पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट डाल के लूज सूचर्स लगाएंगे, 48 आवर्स डिले करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको मैनेज करेंगे। पट्टी अक्सर नहीं बांधी जाती, कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो प्रेशर बैंडेज डाल ये पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट डाल के बैंडेज की जा सकती है थोड़ी देर के लिए। वो चिकित्सक देखेगा, अपने मन से कुछ भी ना करें। धोना काम आपका है पानी साबुन से, ये ध्यान रखें आप, और उसके बाद चिकित्सक के पास पहुंच जाएं। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि जैसा आप बात कर रहे थे टांके को लेकर, कई बार देखा है कि कई काफ़ी गंभीर गहरा घाव हो जाता है, ख़ास तौर से बच्चों को, क्योंकि उनकी स्किन भी सॉफ्ट होती है और फिर जब दांत लगते हैं तो कुछ केसेस मैंने देखे हैं, उसमें मैंने देखा कि काफ़ी गहरे तक जो कट है वो लग जाता है। तो वो घाव सामान्य तौर पर तो भरने में काफ़ी समय लगता होगा, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर्स क्या करते हैं? हाँ, मैंने जैसा अभी बताया आपको, चिकित्सक निर्णय लेगा। पहले उसको धो के साफ करेंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे और पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटी रेबीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी उनको हम वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद लूज सूचर्स लगाएंगे, टाइट नहीं करेंगे, और उनको थोड़ा कोशिश करते हैं 48 आवर्स डिले कर दें, उसके बाद लगाएं। लेकिन जो परिस्थिति होगी, चिकित्सक जो क्वालिफाइड है वो सही निर्णय उस समय देखकर ले सकता है। अच्छा, इसके लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे पहचाने कि कोई जानवर है तो उसके अंदर रेबीज़ होगा ही होगा? ख़ास तौर से मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर वही ज़्यादा दिखाई देते हैं घरों में या घर के बाहर जो होते हैं। तो ये पहचान करना कि ये कुत्ता खतरनाक है, इससे बचाव करना ही करना है, या ये कुत्ता सामान्य है, वैसे तो बचाव सभी से करना है, लेकिन किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बारे में कुछ आम लोगों को या आम दर्शकों को आप बताना चाहें?
देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको कि ये जैसे जब भी कोई डॉग बाइट होती है या कैट बाइट होती है तो मरीज को एक सामान्य धारणा ये है कि हमको देखना है 10 दिन तक। तो ये केवल डॉग और कैट के लिए ही है। 10 दिन जो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है कि पहले आपने सुना होगा जब आप छोटे होंगे कि 10 दिन तक देखो कुत्ते को, तब देखेंगे वैक्सीन लगना है कि नहीं लगना है, टीके लगना है कि नहीं लगना। तो ये आजकल WHO द्वारा इस धारणा को ख़त्म कर दिया गया है और ये पहले केवल कुत्ते और बिल्ली के लिए रहती थी। अभी ये नई गाइडलाइन ये है WHO की कि तुरंत वैक्सीनेशन स्टार्ट करें, चाहे पेट डॉग ने काटा है तब भी। और उसके बाद कुत्ते या बिल्ली अगर हैं काटने वाले जानवर तो उनको हम 10 दिन तक देखें। अन्य किसी जानवर में ऑब्जर्वेशन पीरियड 10 दिन तक है ही नहीं, केवल कुत्ते और बिल्ली के लिए है ये 10 दिन। क्योंकि बाकी जानवरों में जो सैलाइवा की जो थूक है उसको संक्रमित होने की या सैलाइवा का इन्फेक्टिविटी की जो पीरियड है वो निश्चित नहीं है। कुत्ते और बिल्ली में 3 से 6 दिन के बीच में ये इन्फेक्टेड होता है। जैसे जब तक लक्षण नहीं है, ये कहा जाता है कि सैलाइवा और ऑफ डॉग और कैट कैन बिकम इन्फेक्टिव ड्यूरिंग द इलनेस till death and 3 to 6 days prior to the onset of sign and symptoms। यानी बीमार है उस समय, बीमार दिखने लगेगा कुत्ता बिल्ली उनका, और लक्षण आने के 3 से 6 दिन तक वो स्वस्थ दिखेगा, लेकिन 3 से 6 दिन पहले तक उसमें ये सैलाइवा इन्फेक्टेड हो सकता है और बीमारी के दौरान मरने तक उसके अंदर ये सैलाइवा इन्फेक्टिव होगा, यानी संक्रमित होगा। और जब वो ह्यूमन के अंदर में जाएगा, मनुष्यों के अंदर काटने से या चाटने से, किसी जहाँ स्किन कटी फटी है उस जगह चाट लिया तो वो अंदर जाएगा किसी तरह से, तो वो संक्रमण फैला सकता है। तो ये केवल कुत्ते और बिल्ली के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। दूसरा, अभी आपका सवाल था कि ये किसी जानवर को हम कैसे, ख़ास तौर से कुत्ते को कैसे पहचानें। तो कुत्ते में के अंदर अगर संक्रमण है रेबीज़ का, तभी उसका सैलाइवा इन्फेक्टिव होगा, यानी वो संक्रमण को फैला सकता है। तो वो उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई कुत्ता बहुत शांत रहने वाला है तो वो अग्रेसिव होने लगता है, फ्यूरियस होने लगता है, ज़बरदस्ती काटने लगेगा जाके। और जो बहुत फ्यूरियस डॉग होते हैं, अग्रेसिव डॉग होते हैं, वो साइलेंट होकर बैठने लगते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, डम रेबीज़ जैसी हो जाती है हालत, वो चुप हो जाते हैं। उनका मतलब जो बिहेवियर है वो असामान्य हो जाता है। सामान्य जैसे कुत्ता फ्यूरियस है तो उसका सामान्य बिहेवियर है वो किसी कुत्ते का। जो कोई साइलेंट रहने वाला कुत्ता है तो उसके लिए वो सामान्य बिहेवियर है। अगर साइलेंट रहने वाला कुत्ता ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए और अग्रेसिव कुत्ता साइलेंट हो जाए तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये दिखने लगता है। दूसरा, कुत्ते का जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा, उसमें पैरालिसिस होने लगती है। तो कुत्ता जब जाएगा तो लार उसके नीचे टपकेगी, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये कुत्ता गड़बड़ है, रैबिड हो सकता है। दूसरा, आप जा रहे हैं और अनप्रोवोक्ड आपने कुछ नहीं किया कुत्ते का, ना आप उसके बगल से दौड़ के निकल रहे, ना आप उसको मार रहे, ना छिड़ रहे आप, और वो आके आपको काट लेता है, तो ये भी एबनॉर्मल एक्टिविटी है। ये लक्षण हमको ये संकेत देते हैं कि इसका व्यवहार परिवर्तित हुआ है और ये समथिंग इज़ रॉन्ग। तो हमको डॉक्टर के पास जाके तुरंत सलाह लेना चाहिए, तो हम 100% बचाव कर सकते हैं। क्योंकि जो टीके उपलब्ध हैं वो बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं, लगभग 100% सुरक्षित हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उनके, और पूरी सुरक्षित होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रभावी हैं। अगर ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन कर दें, अगर ज़रूरी है तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों कर दें, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से रेबीज से बच सकता है। एक सवाल और आता है डॉक्टर साहब कि मान लीजिए कि किसी को डॉग बाइट हुआ किसी व्यक्ति को और उसका वैक्सीनेशन हो गया, कुछ दिनों बाद फिर डॉग बाइट अगर उसको हो जाता है, तो फिर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और क्या फिर से वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, या फिर वो वैक्सीनेशन जो हो गया है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको हम मेडिकल की भाषा में री एक्सपोजर कहते हैं। पहले एक्सपोजर हुआ, दोबारा एक्सपोजर हुआ, तो जो ये री एक्सपोजर की स्थिति में अगर वो
टीके लगने के पूरा एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन जो भी रिक्वायर्ड था, एक्टिव या पैसिव या दोनों, उसके 3 महीने के अंदर उसको दोबारा बाइट होती है तो कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद अगर बाइट होती है, एक्सपोजर होता है किसी तरह से, तो हमको उस परिस्थिति के हिसाब से अगर बाइट हुई है या एक्सपोजर हुआ है तो हमको केवल 2 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, वो भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। वैक्सीन के 2 इंजेक्शन लगाते हैं हम। एक 0 डे मतलब जैसे आज अगर लगाए तो आज के दिन हम गिनते नहीं हैं, इसलिए डे 0 हो गया वो। कल से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तीसरे दिन फिर लगा देंगे डे 3। तो इस तरह से हम केवल 2 ही इंजेक्शन ज़रूरी होंगे। और कैटेगरी 3 एक्सपोजर है तब भी केवल उसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत ही होगी, पैसिव इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं जो हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं। वैक्सीन से क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं किसी बीमारी की, और उससे हमारा एक लेवल पे आके बचाव बीमारी से हो जाता है। ये मेमोरी सेल्स में सुरक्षित रहती है मेमोरी, और हम उसको 2 इंजेक्शन लगा के रीएक्टिवेट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, बूस्टर की तरह काम करते हैं ये, तो उससे पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक आखिरी सवाल मैं और आपसे करूंगा डॉक्टर साहब कि एक बहुत व्यापक समस्या ये देखने में आती है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर कई बार हमने देखा कि कुछ विवाद की स्थितियां भी आती, क्योंकि एक ग्रुप विशेष रहता है जो उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनको खाना खिलाता है सामूहिक तौर पर कहीं इकट्ठा करके, एक है जो इसका विरोध करता है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि वो जो आवारा कुत्ते इकट्ठे होते हैं वो भी कई बार हाइपर हो जाते हैं और वो लोगों को या बच्चों को खास तौर से टारगेट करते हैं। इस समस्या का आप क्या समाधान देखते हैं? क्योंकि ये जो विषय है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा विशेषज्ञ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए। देखिए, ये डॉग बाइट कितनी महत्वपूर्ण हो गई है कि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। ये अच्छी बात है कि वो इस पर संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी जानवर या किसी से, कुत्तों की ज़िंदगी भी महत्वपूर्ण है, उनको भी हम उन पर भी अत्याचार नहीं करना चाहते। भारतीय संस्कृति हमको इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन ह्यूमन लाइफ भी मोस्ट प्रेशियस कही जाती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारा अस्तित्व नहीं होगा, कुत्तों का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो हमें अपने मनुष्यों को भी बचाना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम गली मोहल्लों में जगह जगह उनको खाना डाल देते हैं, वो ना डालें, उनको एक स्थान नियत कर दें, वहीं पर डालें। वो मोहल्ले या कॉलोनी से बाहर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा सुझाव तो ये है कि इनका एक बाड़े जैसे बना दिए जाएं, उनमें इनको रखा जाए। जो हमारी बसावट, आम आदमी की जो बसावट है, जो आबादी है, उससे दूर रहें। वो वहाँ पर जाके जो भी जिसको दान करना है, पुण्य करना है, हमारे यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है कुत्ता, भैरव भगवान से जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी इकोसिस्टम में उनका भी अपना महत्व है, कुत्तों का भी। लेकिन अगर ये कर देंगे, बाड़ा बना दें, उसमें खाना देते रहें, जैसे गायों की गौशालाएं खुल गई हैं, कुत्तों के लिए बाड़े बना दिए जाएं, उसमें उनको रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। उनकी संख्या पर नियंत्रण करने के लिए उनकी नसबंदी की जाए। नसबंदी कागज़ों में नहीं हो, वास्तविक रूप से नसबंदी की जाए। और जो घरों में जो कुत्ते पले हुए हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, टाइम टू टाइम उनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाए, और टाइम टू टाइम उनका वैक्सीनेशन सही समय पर होता रहे। और जो जिनके घर में कुत्ते पले हैं उनको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, जो मैंने बताया रेबीज़ का, 0, 3 और 0, 7 और 21, ये वैक्सीनेशन करा लें तो काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं इससे। बच्चों को हम ये सिखाएं, बच्चों पे ज़्यादा हमला करते हैं, क्योंकि जानवर की मानसिकता ये होती है, जो साइज में छोटा दिखता है उनको, उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। या कुत्ते अक्सर ब्रीडिंग सीजन में, या बहुत तेज़ सर्दी हो, बरसात हो, जब वो परेशान होते हैं, बहुत तेज़ गर्मी हो, खाने को नहीं मिल रहा हो, तो फिर वो अटैक करने लगते हैं इरिटेशन में आके। उस समय हम बचना चाहिए। जानवर का बिहेवियर
अनप्रेडिक्टेबल होता है सामान्यतः, इसलिए उनसे बच के ही रहें हम। समझदारी ही है, बच्चों को कभी भी कुत्ते के पास अकेले नहीं जाने दें, भले ही वो हमारा पेट डॉग हो, पालतू कुत्ता हो, तब भी अकेले नहीं जाने दें, क्योंकि जानवर के दिमाग में कब क्या आता है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं। इस उम्मीद करेंगे कि ये जो जानकारी है वो बहुत यूज़फुल होगी उन लोगों के लिए जो इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर मान लीजिए डॉग बाइट हो जाए या एनिमल बाइट हो जाए तो फिर क्या करना है, उससे बचाव कैसे करना है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और आप सब ने जो दर्शक हैं, हमारे प्रिय दर्शक हैं, उन्होंने हमारी ये जो पेशकश है वो देखी, इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और इस तरीके के जो केसेस हैं, ख़ास तौर से रेबीज़ के, अगर आपके आसपास भी हैं तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। और रेबीज़ से बचाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संक्रमित होने के बाद बचना किसी व्यक्ति का लगभग नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा वक्त रहते इलाज करें, वक्त रहते जो सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनको अपनाएं, तो निश्चित तौर पर रेबीज़ को हराया जा सकता है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।